गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, जनसंख्या संगठक, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसकी अगर बात करते हैं तो जनसंख्या संगठक में जनगणना के दौरान वह सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं जिनका जनगणना के दौरान मापन किया जा सकता है, जिनकी गणना की जा सकती है। जैसे किस स्टेट की या किस देश की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या संगठक के अंतर्गत आ जाएगा। स्टेट की भी जनसंख्या आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट की भी जनसंख्या आ जाएगी। फिर उसमें 10 की वृद्धि 10% यानी 10 साल में कितनी वृद्धि हो रही है या वार्षिक वृद्धि दर भी इसके अंतर्गत आ जाती है। लिटरेसी आ जाती है, साक्षरता, डेंसिटी आता है, सेक्स रेशियो आता है, जीवन प्रत्यास्था आ जाता है। फिर गाँव में और शहरों में कितने लोग वास करते हैं, निवास करते हैं, ये भी सारी चीज़ें हमारे जनसंख्या संगठक या कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अंतर्गत आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, हम लोग बात करें 2011 की जनगणना की ही बात करेंगे। इसी के आधार पे जो भी डाटा है, पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, 10 की वृद्धि है, प्रजनन दर की भी बात करेंगे, जीवन प्रत्यास्था की भी बात करेंगे, गांव और शहरों में, ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार बात करेंगे। इसके पहले हम लोग जनगणना के थोड़ा सा बैक में हिस्ट्री को देखते हैं। तो ब्रिटिश काल के दौरान सबसे पहले भारत में जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था। अगर जनगणना की बात करते हैं तो विश्व स्तर में सबसे पहली बार जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 ईस्वी में। स्वीडन 1749 में विश्व में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी और भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के 1872 में जब जनगणना हुई थी, ठीक उसके लगभग 10 साल 9 साल बाद लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में भारत की जो है 10 वर्ष बाद कह सकते हैं दूसरी जनगणना हुई थी। जो आज हमारा 2011 में जनगणना का जो डाटा हम लोग देखेंगे, यह जो है जनगणना की काउंटिंग की बात करें तो यह 15वां है जनगणना। और स्वतंत्र भारत, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये हमारा 7वां जनगणना है। और 21वीं सदी की बात करते हैं तो दूसरा है। क्लियर है। हम लोग बात करते हैं जनगणना में, हाँ, 10 वर्ष का जो अंतर आता है, यह प्रोसेस अमेरिका यूएसए में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था कि हर 10 वर्ष पे जनगणना का आकलन किया जाता था कि देश का पॉपुलेशन कैसा है और उसी के हिसाब से वहाँ की इकानमी और वहाँ के विकास और योजनाओं को निर्धारित किया जाता था। आइए हम लोग देखते हैं कि जो जनगणना हमारा हुआ है 2011 में, इसके जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे और इसका जो मोटो था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य था। ध्यान रखेंगे, इसका मोटो क्या था, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। और जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। बात करें जनगणना में, सबसे पहले हम लोग नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो सबसे अधिक गाँवों में अभी भी लोग वास करते हैं, 72.2% लोग जो है गाँवों में वास करते हैं और नगर में जो है 27.8% लोग वास करते हैं। हमारे इंडिया यानी भारत में टोटल जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें सबसे अधिक गाँवों में, सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में 90% लोग निवास करते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए नगर में 27%, इंडिया लेवल की बात की है, लेकिन अगर स्टेट की बात करते हैं 28 राज्यों में तो सबसे अधिक 90% हिमाचल प्रदेश में और बिहार में 89% लोग गाँव में निवास करते हैं। तो ये तो था। इसके साथ हम लोग प्रजनन दर की थोड़ा सा चर्चा कर लें। जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। प्रजनन दर की बात करते हैं तो यानी एक महिला 2.4 बच्चे को जो है जन्म देती है। हमारी जनसंख्या में इस तरह से वृद्धि होती है। और फिर जीवन प्रत्यास्था, जीवन प्रत्यास्था का मतलब है कि कोई व्यक्ति या महिला कितने दिन तक जिंदा रहता है। तो अगर व्यक्ति की बात करते हैं तो इंडिया में 66.1 साल कोई भी व्यक्ति जिंदा रहता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, 66.1 ईयर। अगर हम बात करें मेल की तो मेल 64.6%, 64.6 ईयर, 64.6 साल तक जो है कोई भी मेल यानी पुरुष जिंदा रहता है। और पुरुष की अपेक्षा महिला का जीवन प्रत्यास्था यानी महिलाएं लंबे समय तक जिंदा रहती हैं, उनकी अपेक्षा 67.7 साल तक महिलाएं जिंदा रहती हैं। तो ये हमारा जीवन प्रत्यास्था हम लोग नगर और गांव को देखे हैं। जो मेन डाटा है हम लोग का पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जो आज हमारा पॉपुलेशन है 121.08 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार अपने देश में इतने लोग निवास करते थे।
आज वर्तमान की अगर बात करते हैं तो लगभग 135 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या हो चुकी है। 10 की वृद्धि की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में जो हमारी स्वतंत्र भारत की जो 6वीं जनगणना हुई थी उसकी अपेक्षा 17.64% की वृद्धि हुई है। लिटरेसी की बात करते हैं तो 74.04% हमारे देश की साक्षरता है। अगर हम लोग सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात करते हैं तो यानी 943 है। 943 का मतलब है कि 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। क्लियर है। डेंसिटी की बात करते हैं यानी जनघनत्व, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग वास करते हैं, कितने लोग निवास करते हैं, तो हमारा है 382। जो पिछली जनगणना थी उसमें 325 था, लगभग 57 का ग्रोथ हुआ है। बहुत सारा डाटा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार प्ले करके देखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। जनरल चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 121.08 करोड़ जो है पॉपुलेशन है। ग्रोथ हमारा 17.64% है। लिटरेसी 74.04 है और सेक्स रेशियो 943 है और डेंसिटी हमारी जो है 382 है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि लार्ड मेयो वगैरह का तो देख लिए। अब आते हैं हम लोग सीधे पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन 121.08 करोड़ है। अब हम लोग देखेंगे 28 राज्य और 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे अधिक है। इस 28 + 8 जो 36 हमारे स्टेट हैं, इसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का है। फिर उसके बाद से महाराष्ट्र में पॉपुलेशन है, फिर बिहार और फिर बंगाल। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल का पॉपुलेशन सबसे अधिक है। सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। बॉटम की बात करें, सबसे नीचे की है तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। सिक्किम के बाद से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का पॉपुलेशन। अगर हम बात करें ग्रामीण की तो बात मैंने पहले की थी, हिमाचल में 90% और बिहार में 89% जनसंख्या निवास करती है। शहर की बात करें तो उसमें गोवा और मिजोरम आता है। क्लियर है। हाँ, अब हम आते हैं यहाँ पे देखेंगे कि 1951 यानी स्वतंत्रता के बाद अपने देश में जो जनसंख्या थी वो 36.1 करोड़ थी और आज के डेट में कितनी है, 121.08 करोड़ है। हर 10 वर्ष का डाटा दिया हुआ है। 1961 में 43.9 करोड़ जनसंख्या थी, 1971 में 54.9 थी, 1981 में जो है 68.3 करोड़ जनसंख्या थी, 1991 में 84.6, 2001 में 102.8 करोड़ जनसंख्या थी और 2011 जो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और जो 15वीं जनगणना या कह सकते हैं कि 21वीं सदी की जो है दूसरी जो जनगणना हुई है उसमें पॉपुलेशन 121.08 है। यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे, लगभग 19 करोड़ का पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है। हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश, भारत जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है और यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, 17.7% लोग भारत में ही निवास करते हैं। यानी हर छठा व्यक्ति हम कहेंगे कि इंडियन होता है। पूरे विश्व में हर छठा व्यक्ति क्या कौन होता है, इंडियन होता है। ग्रोथ की बात करते हैं, जो ये ग्रोथ हमारा हुआ था 19 करोड़, लगभग 17.64%। 10 की जो वृद्धि हुई है यानी 19 करोड़ पॉपुलेशन, जो विश्व की 6वें नंबर पे जो पॉपुलेशन है ब्राज़ील का, उसके बराबर, लगभग उसके बराबर पॉपुलेशन ग्रोथ अपने भारत में हर 10 साल में हो जाता है, जो कि आने वाले सब भविष्य में काफ़ी दुखदाई होगा, जिससे काफ़ी दिक्कत होगा। और एक तरह से हम कह सकते हैं जो एक नया टॉपिक बनता है जनसंख्या विस्फोट, इसी से होगा। इसमें एक थ्योरी है माल्थस की। माल्थस ने बताया है कि जीविकोपार्जन के जो साधन हैं वह एपी में चलते हैं और जो जनसंख्या वृद्धि होती है वह जीपी में चलती है, अर्थमेटिक मीन में चलती है। हमारा जो है जीविकोपार्जन के जो साधन हैं, जैसे मान लीजिए खाने पीने रहने के जो साधन है, ये भी अलग टॉपिक है, इसकी भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। वह 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलता है। लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा होता है वह कैसे होता है, जीपी में चलता है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 इस तरह से जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगर यही स्पीड बना रहा तो 2045 दूर नहीं है जिस समय भारत जो है चाइना को पछाड़ के पहले नंबर पे विश्व के पॉपुलेशन में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जो जन क्षेत्रफल मात्र 2.4 और पॉपुलेशन
17.5%। आवश्यकता से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया में है। तो ये माल्थस की थ्योरी है, काफ़ी फेमस थ्योरी है। यहाँ जनसंख्या में देखेंगे, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, अचानक से जनसंख्या में वृद्धि 1971 में होती है। क्यों होती है 1971 में वृद्धि? आप नॉर्मन बोरलॉग और एस एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एस एस स्वामीनाथन है, जिसका परिणाम ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा अन्न का उत्पादन हुआ था। वहाँ से हमारे पॉपुलेशन पे इसका सीधे असर पड़ा और 24.8% जो है जनसंख्या में वृद्धि हो गई अचानक 1971 में। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसके पीछे के डाटा की अगर हम बात करें, जो 1872 से लॉर्ड मेयो के काल से जो जनगणना शुरू हुई थी, एक समय आया था 1921 में, जिसको महान विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे 1921 को महान विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह पहली, ये जो आज तक हम 15 जो जनगणना हुई है, इस एकमात्र जनगणना जो 1921 में हुआ था जहाँ पे जनगणना में नकारात्मक ग्रोथ हुआ था। 1921 की जनगणना और 1911 की जो जनगणना थी, 1921 में कम लोग हो गए, 1911 में ज़्यादा थे। 1911 में ज़्यादा थे। इसका युद्ध, अकाल, भारत में बहुत अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, जिसका असर ये हुआ कि लाखों लोग जो है मर गए। बंगाल में तो लाशें सड़कों पे सड़ने लगी थी, ये कंडीशन आ गया था। तो ये महान विभाजक वर्ष, ये ध्यान रखेंगे, 1921 को कहा जाता है। और जनसंख्या में अचानक जो वृद्धि 1971 में हुई, ये डाटा तो हम लोग देखे हैं। ये जनसंख्या में 10 की वृद्धि की बात करते हैं तो जो 2001 में जनगणना हुई थी उसमें 21.4% की वृद्धि हुई थी, लेकिन 2011 में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, लगभग 3 का 17.64% की वृद्धि हुई है। अगर हम ये 10 की वृद्धि की बात कर रहे हैं तो 17.64। अगर हम लोग वार्षिक वृद्धि यानी हर साल हर वर्ष कितनी वृद्धि हुई तो 1.64% की वृद्धि हमारी जनगणना में हुई है। ठीक है, इसका डाटा भी मैंने यहाँ पे दिया है, देख लीजिएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ देखिएगा, 121.08 करोड़ जो पॉपुलेशन है, इसमें देखेंगे कि मेल 51.4 करोड़ जो है पुरुष हैं और फीमेल जो है महिलाएं 48.53 करोड़ है। ये जो इस दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो है डिफरेंस दिख रहा है। यानी पुरुष क्या है, महिलाओं से अधिक है, लगभग 3 करोड़ पुरुष अधिक है। यानी अगर हम इसको देखें तो सेक्स रेशियो, लिंगानुपात पे इसका सीधा असर पड़ता है। लिंगानुपात में देखेंगे कि लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। हम यहाँ पे देखेंगे तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। इसके पहले जो 2001 में जनगणना हुई थी उसमें 933 ही 10 की ग्रोथ हुआ है। इस हाथ में ध्यान रखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। तो 898 जो है भारत का जो है सेक्स रेशियो था 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो जो है 908 हुआ। यहाँ भी 10 का ग्रोथ हुआ है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेक्स रेशियो से ही, लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट थोड़ा सा उसके पहले चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है नागालैंड -0.47, मतलब क्या है, 28 राज्यों में एकमात्र राज्य नागालैंड है जो 2001 के बाद जो 2011 में जनगणना हुई, यहाँ पे नकारात्मक ग्रोथ हुआ है। यानी कितना हुआ है, -0.047% जो है जनसंख्या में कमी आ गई है। वो नागालैंड स्टेट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग बात कर रहे थे सेक्स रेशियो की, तो भारत का सेक्स रेशियो कितना है, याद रखेंगे 943। उत्तर प्रदेश का कितना है, 908। क्लियर है। हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो 28 राज्य हैं और जो उत्तर प्रदेश के, दोनों के साथ में लेके चलेंगे। 28 राज्यों में किन किन राज्य, कौन से टॉप 5 राज्य ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है, और बॉटम के टॉप 4 कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशियो कम है। ऐसे ही हम लोग यूपी के 75 जिलों को भी देखेंगे, उसमें किन जिलों में सबसे अधिक जो है सेक्स रेशियो है और सबसे कम कहाँ पे सेक्स रेशियो है। सेंट्रल लेवल की बात की है 943, यूपी की बात की है 908। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सेक्स रेशियो में सबसे अधिक सेक्स रेशियो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मणिपुर का है। ध्यान से एक बार सुनिएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर है। लेकिन अगर
हम बॉटम की बात करते हैं तो सबसे कम सेक्स रेशियो जो है हरियाणा का है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे, नीचे से दूसरे नंबर पे सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे बॉटम से। यहाँ पे 877 जो है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुषों पे 877 महिलाएं हरियाणा में है। वहीं पे केरल में देखेंगे 1084 है। देखिए लिटरेसी में भी केरल आपको ऊपर दिखेगा और सेक्स रेशियो में भी केरल ऊपर दिखा। तमिलनाडु, आंध्रा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर टॉप पे हैं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ये तो था स्टेट लेवल। 36 राज्य जो है 28+8। हम लोग अगर यूपी के 75 जिलों की बात करते हैं तो यूपी का सेक्स रेशियो ध्यान रखेंगे। पिछली जनगणना जो 2001 में हुई थी वहाँ पे 898 थी, उसमें 10 की वृद्धि हुई और वो कितनी हो गई, 908 हो गई। 75 जिलों में जौवा देप्र मैंने लिखा है। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़ का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। उसमें जौनपुर का टॉप लेवल पे है। 75 में सबसे अच्छा अगर सेक्स रेशियो की बात करें यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति अच्छी है जनसंख्या के मामले में, तो वह है जौनपुर। दूसरे नंबर पे आजमगढ़। इन दोनों में 1000 पुरुषों पे जो है महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक है। तीसरे नंबर पे देवरिया 998 के करीब है और प्रतापगढ़ 990 के करीब है। क्लियर है। फिर अगर हम बात करें कि सबसे बॉटम में कौन है तो कानपुर नगर, का से हम लोग यहाँ लिखे हैं कानपुर नगर। फिर गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और मथुरा आता है। ध्यान रखेंगे कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और मथुरा। यहाँ देखेंगे कानपुर नगर और गौतम बुद्ध, इनकी जो है लिटरेसी सबसे अच्छी है, साक्षरता, लेकिन ये सेक्स रेशियो में सबसे पीछे है। कानपुर सबसे पीछे है। 75 जिलों में सबसे खराब पोजीशन कानपुर नगर की है। दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध, हमीरपुर और मथुरा का है। ये तो था सेक्स रेशियो। लिटरेसी की बात करते हैं तो भारत की जो साक्षरता दर है 74.04 है। यूपी की बात करते हैं तो 69 यूपी का दिया हुआ होगा। लिटरेसी 69 पॉइंट समथिंग है, 69.72 है। क्लियर है। लिटरेसी में 74.04% इंडिया की, भारत की जो है साक्षरता है। और जो पिछली जनगणना हुई थी उसमें 64.8% साक्षरता थी। ध्यान रखेंगे साक्षरता में 7 वर्ष के ऊपर के बच्चे को ही शामिल किया जाता है। जो पढ़ लिख सकता है उनको हम लोग साक्षर कहते हैं। 74.04 है। इसमें साक्षरता में मेल और फीमेल में फिर यहाँ डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। मेल यानी पुरुष 82% लगभग साक्षर होते हैं और महिलाएं 65.5% है। यहाँ पे ऐसे ही हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो 69.72 जो है साक्षरता दर है। यहाँ भी मेल 79% और फीमेल जो है 59% साक्षर है। अगर हम बात करते हैं तो लिटरेसी में सबसे अधिक साक्षर कौन कौन से स्टेट हैं, बॉटम में कौन कौन से हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखेंगे। लिटरेसी में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल, मिजोरम दूसरे नंबर पे, त्रिपुरा और गोवा। ध्यान रखेंगे केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा सबसे अधिक साक्षर हैं। साक्षरता में केरल की पोजीशन सबसे अधिक है जहाँ पे 94% लोग साक्षर हैं। और वहीं बॉटम की बात करें स्टेट लेवल पे तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्रा। बिहार की साक्षरता मात्र 62% है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्रा, ये जो है बॉटम के 5 है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टेट लेवल पे बात करें उत्तर प्रदेश की, दोनों की चर्चा हम साथ में कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ाम में यूपी में हैं हम और आप, तो यूपी के एग्ज़ाम देंगे तो ज़्यादातर डाटा पूछा जाएगा ये। हाँ, लिटरेसी की बात करते हैं तो गाज़ियाबाद सबसे अधिक साक्षर जिला है। 75 ज़िले हैं यूपी में, गाज़ियाबाद सबसे अधिक साक्षर है। गौतम बुद्ध नगर दूसरे नंबर पे है। कानपुर नगर, औरैया और इटावा। गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा में साक्षरता सबसे अधिक है। सबसे कम साक्षरता में श्रावस्ती, 75 जिलों में श्रावस्ती सबसे बॉटम पे है। फिर बलरामपुर, बदायूं, ये जो है सबसे बिलो वाले हैं। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं बलरामपुर, बदायूं, ये हो गया। ये तो लिटरेसी हो गया, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं। 382 2011 के अनुसार जनगणना जो हुई है हमारी, इसमें जो है जनसंख्या घनत्व 382 है। जो पिछली जनगणना हुई थी उसमें 325 थी, 57 की ग्रोथ हुई है। डाटा देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 325 थी और यहाँ पे 382 हो गई है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं स्टेट का भी
और डिस्ट्रिक्ट की भी देखते हैं उत्तर प्रदेश की कि उनका जो है किसमें सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व है और कहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, इसकी भी बात करते हैं हम लोग। 382 जो है इसमें देखेंगे कि बिहार, बंगाल, ध्यान से देखेंगे, बिहार, बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, ये जिनकी जो है जनसंख्या घनत्व इस राज्यों में सबसे अधिक है, जिसमें बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर 28 राज्यों की बात करते हैं तो सबसे अधिक है, जिसका कितना 1102, यानी बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग निवास करते हैं। अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो दिल्ली जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 11,000 समथिंग लोग निवास करते हैं। बिहार, बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। बॉटम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड, 7 सिस्टर, पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं वही हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं और पूरे स्टेट में 382 और बिहार में 1102 लोग निवास करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। डेंसिटी की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जब उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे गावा, लस और लसो हम देखिए लिखे हैं। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और सहारनपुर में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और सहारनपुर, ध्यान रखेंगे। गाजियाबाद जनघनत्व में भी सबसे अधिक है, लिटरेसी में भी सबसे अधिक है, दोनों जगह ये पहले नंबर पे आपको मिलेगा, वाराणसी, लखनऊ और सहारनपुर। और इसके साथ अगर बॉटम में डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा, ये बॉटम लेवल का, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा आता है। तो ये तो था हम लोग का डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो। माल्थस की थ्योरी तो हम लोग देख ही लिए हैं, जीवन प्रत्यास्था देख ही लिए हैं। अब बात करते हैं नगरों की बात करते हैं तो सबसे अधिक नगरों में निवास करने वाले व्यक्ति जो है महाराष्ट्र में हैं, दूसरे नंबर पे यूपी में, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु में आते हैं और सबसे कम नगरों में रहने वाले लोग जो है सिक्किम राज्य में हैं, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देखे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक थी 90% और फिर बिहार में 89% दिया हुआ था। तो ये तो था हम लोग का नगरी। हाँ, 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। एससी और एसटी जनसंख्या भारत में 16.6 एससी निवास करते हैं और एसटी जो है 8.6 निवास करते हैं। ये जनगणना पे एक टॉपिक मेन था जिसको चर्चा हम कर देना चाहेंगे कि जनगणना जो है संघ सूची का विषय होता है। जो हमारा संविधान बना था तो उस संविधान में जो 7वीं जो 8 अनुसूचियाँ दी गई थी उसमें 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का डिवाइडेशन हुआ था, केंद्र राज्यों की शक्तियों का जो डिवाइडेशन हुआ था उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो जनगणना हमारी संघ सूची का विषय है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसका जो 395 अनुच्छेद था तो एक स्पेशली अनुच्छेद जो है जनगणना से ही संबंधित है, 246 अनुच्छेद संख्या 246 जो है जनगणना से संबंधित है। कहीं इसकी चर्चा हम लोग किए हैं, देखिए अनुच्छेद 246। जो जनगणना हुई थी 2011 में डॉक्टर सी चंद्रमौली के दिशा निर्देश में जो जनगणना आयुक्त थे उसमें 29 प्रश्न रखे गए थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। एससी जनसंख्या की बात करते हैं तो 16.6% जो है भारत में एससी निवास करते हैं, जिनका देखेंगे तो 20.8% जो है इनकी जनसंख्या ग्रोथ है। और एसटी में देखेंगे 8.6% है और इनका ग्रोथ 23.7, जो कि हमारे औसत जो ग्रोथ है 17.64, इससे अधिक है। सेक्स रेशियो में दोनों की पोजीशन जो है 943 से बेटर है। एससी में 946 है, 945 है और एसटी में 990 है। हम बात करते हैं तो एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन किन राज्यों में सबसे अधिक है, परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से। पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पे 31%, टोटल पॉपुलेशन का 31% जो है एससी निवास करते हैं और मध्य प्रदेश में एसटी की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, 4.1 करोड़ एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और एसटी जनसंख्या की बात करते हैं तो मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 94.4, लगभग
100% के करीब कह सकते हैं, 94.4% जो है एसटी जनसंख्या निवास करती है। और अंडमान निकोबार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक भी एससी नहीं है। क्लियर है? तो ये एससी एसटी हुआ। बिहार, इस तरह से हम लोग जनगणना से काफ़ी डाटा देखे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन जो कॉमन है उसको हम 1 मिनट में रिवाइज कर देना चाहेंगे। ये जो 2011 की जो जनगणना हुई है डॉक्टर सी चंद्रमौली के दिशा निर्देश में हुआ है, जनगणना आयुक्त थे। और ये स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना, टोटल जनगणना की संख्या के हिसाब से करें तो 15वीं, और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। जनगणना का प्रारंभ 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। स्वीडन में सबसे पहली बार जनसंख्या हुआ। 10 की जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ यह यूएसए ने किया था। 2011 में जो जनगणना हुई थी इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन 121.08 करोड़ है। 17.64 ये जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि है, लेकिन अगर प्रतिवर्ष वृद्धि पूछता है तो 1.64 है। और लिटरेसी की बात करते हैं तो 74.04% साक्षरता है। यहाँ पे भी देखेंगे महिलाओं और पुरुषों में काफ़ी डिफरेंस है। और सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 943 है, जो कि पिछले 2001 की जनगणना के अनुसार देखेंगे 10 की वृद्धि हुई है। यूपी की बात करते हैं तो 908 है, लेकिन 2001 के अनुसार 898 था। डेंसिटी की बात करते हैं तो 2001 में 325 था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 382 हुआ, जो 57 का ग्रोथ हुआ है। ये कॉमन चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 2021 जो महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनगणना में ग्रोथ के बजाय ह्रास हुआ था, कमी हुई थी जनगणना में। कारण प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से लेकर 1919 तक, उसका प्रभाव पड़ा था। और महामारी और भूखमरी, और सबसे बड़ी विडंबना थी ब्रिटिश शासन का जो है भारतीयों के प्रति दया भाव का न होना। बहुत सारी समस्याएं थी उस समय। और नगरों की बात करते हैं, नगरों में जो है 27.8% लोग निवास करते हैं, गाँवों में 72.2% लोग निवास करते हैं। टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत क्षेत्रफल है, लेकिन 17.5% जो है भारत में लोग रहते हैं, यानी विश्व का हर छठा व्यक्ति जो है भारतीय होता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन थे। कुछ सेक्स रेशियो में देख लेंगे कि सबसे अधिक केरल में 1084, हरियाणा में सबसे कम है। स्टेट की बात करते हैं तो जौबाद्यप, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़ दिया हुआ है। और फिर कानपुर नगर, गौतम बुद्ध, हमीरपुर और मथुरा जो है ये जो है सेक्स रेशियो में सबसे कम है। लिटरेसी की बात करते हैं तो 74.04 है। इसमें मेल 82.1%, फीमेल 65.5% है। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा में जो है लिटरेसी सबसे अधिक है। केरल में 94% साक्षरता है और बिहार में सबसे कम साक्षरता है। डेंसिटी की बात करते हैं तो बिहार में जो है सबसे अधिक लोग सघन रहते हैं। सघनता का मतलब है जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक। 28 राज्यों की बात करें, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों सहित टोटल 28+8 की बात करें 36 की, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दिल्ली का जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है, 11,000 कुछ के आसपास हो जाता है। और बिहार में 1102 आ जाता है। क्लियर है? या अरुणाचल प्रदेश में जो है डेंसिटी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 17 है, जो 7 सिस्टर है उन्हीं का दिया हुआ है। डेंसिटी में देखेंगे प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड दिया हुआ है। ऐसे अगर हम लोग यूपी के 75 जिलों की बात करते हैं तो गावालस, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और सहारनपुर दिया हुआ है, जिनकी जो है डेंसिटी सबसे अधिक है। और सबसे कम में जो है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा है। क्लियर है? नगरों की बात करें तो सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में नगरों में लोग निवास करते हैं, फिर यूपी में, फिर तमिलनाडु में। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम लोग नगरों में निवास करते हैं। ये तो था कुछ जनरल क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा था पॉपुलेशन ऑफ कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो डाटा है, इसको मैंने आपको देने का प्रयास किया है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।